हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि लास्ट जो हमने चैप्टर छोड़ा था वो यही है। और अब हमें आगे स्टार्ट करना है सर्किट डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टडी हम कर चुके हैं और इसके आगे हम करेंगे सर्किट डायग्राम से, यानी कि 12.3। ओके, सो लिसन केयरफुली। लिखा है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट as shown in the figure 13 12.1 comprises a cell or a battery, a plug key, electrical components and connecting wires। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें सेल होता है, बैटरी होती है, प्लग की होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें बल्ब है, रजिस्टर्स हैं और कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे है, इट इज ऑफन convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used। ठीक है, तो जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स को एज इट इज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वी यूज सिंबल्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स। क्या सिंबल्स हैं, कैसे सिंबल्स हैं, वो मैं अभी आपको प्रॉपर टेबल में दिखाने वाला। आगे लिखा है, conventional symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1। तो आपकी बुक की टेबल है 12.1। इस टेबल में आपको सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के सिंबल दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो टेबल ही स्टडी करते हैं, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जो टेबल्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट ही होती हैं, तो अलग अलग तरीके की टेबल्स हैं, तो इन टेबल्स को हमें स्टडी करना ही चाहिए अच्छे से। देखिए, 3 कॉलम की ये टेबल है, सीरियल नंबर दे रखा है, कंपोनेंट्स दे रखे हैं और सिंबल दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल से। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें बैटरी बनानी है तो इलेक्ट्रिकल सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि इस बैटरी के अंदर 3 सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं, 1 2 एंड 3। ओके, इसके बाद नंबर 3 पे है प्लग की और स्विच ओपन। तो अगर आपको ओपन स्विच बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, और क्लोज करना है तो अंदर एक डॉट बना देंगे, याद रखना ये। अब वायर जॉइंट बनाना है तो कुछ इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, नंबर 6 पे दे रखा है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो उस केस में जो आपने सिंबल यूज करना है वो कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो दिस इज द सिंबल। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है तो इसे नहीं करेंगे, ये वाला ठीक है। इसके बाद रजिस्टर है, तो रजिस्टर के लिए इस तरीके से हम यूज करेंगे। रियोस्टेट के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे बनाएं या ऐसे भी बना सकते हैं, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट। एमीटर के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो इस तरीके से सर्कल में ए और 2 वायर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। और सिमिलरली वोल्ट मीटर का होगा, बस फर्क ये होगा कि एक ही जगह वी लिख देंगे। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट सिंबल्स, इनको आप जितनी जल्दी याद कर लेते हैं उतना ही अच्छा है आपके लिए। इसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो इसका फॉर्मूला भी बड़ा काम का है और इसमें जो थियरी गिवन है वो भी बहुत काम की है। देखिए क्या है ओम्स लॉ।
Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? वो कह रहे हैं कि जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, और करंट यानी कि I. वो कह रहे हैं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन V एंड I. पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में कोई रिलेशन है, तो ये रिलेशन ही ओम्स लॉ बताता है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. आगे क्या लिखा है? लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी. तो एक एक्टिविटी के साथ हम इसे स्टडी करेंगे. एक्टिविटी है 12.1. क्या लिखा है? सेट अप अ सर्किट एज शोन इन द फिगर 12.2. नीचे एक फिगर दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए. सो दिस इज द फिगर. इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने एक सेटअप बनाना. तो ये पूरा का पूरा सर्किट है. इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, एम मीटर भी लगा हुआ है, एक की भी लगी हुई है. ये देखो 4 सेल की एक बैटरी लगी हुई है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टेंस जिसे कहते हैं. और पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट है. तो ये इस फिगर की बात कर रहे थे. वापस से ऊपर जाना पड़ेगा. ओके. सो 12.2 में जो फिगर है वो मैंने आपको दिखाई. कंसिस्टिंग, अब जो जो मैंने दिखाया वो सब कुछ लिखा है इसमें. कंसिस्टिंग ऑफ अ निक्रोम वायर XY ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर एंड एम मीटर, वो भी मैंने आपको दिखाया. और वोल्ट मीटर वो भी दिखाया. एंड 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच, ये भी मैंने आपको दिखाया. निक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड आयरन मेटल्स. ठीक है. तो जो निक्रोम है वो एक एलॉय है जिसमें निकल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और आयरन मेटल है. इसके आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इसके आगे बच्चों लिखा है कि फर्स्ट यूज ओनली वन सेल मतलब कम वोल्टेज में यूज करना. तो फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट. ठीक है. तो इनिशियली हमें एक ही सेल यूज करना. तो इससे क्या होगा कि वोल्टेज कम होगी, और जब वोल्टेज कम होगी तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये कुछ बताएगा हमें, और उसके बेसिस पे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी हमें नजर आएगा. इसके बाद नोट द रीडिंग इन द एमीटर I for the current and reading of the voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. ठीक है. तो ये जो निक्रोम वायर है XY, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. और इनिशियली हमने एक ही सेल को एक्टिव किया है, और उसके बेसिस पे हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक किया, और उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक करंट है वो भी चेक किया. ठीक है. आगे देखते हैं. टैबुलेट देम इन द टेबल गिवन. और इसको हमें पूरा प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है इसकी, है ना. एक टेबल बनानी है, उस टेबल में ये सारी की सारी रीडिंग लिखनी है. कैसे लिखेंगे? ये देखिए नीचे एक टेबल बनी हुई है. तो ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं ये 5 कॉलम की टेबल है, जिसमें सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट, करंट थ्रू द निक्रोम वायर I एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर V वोल्ट एंड V अपॉन I, यानी कि वोल्ट और एम्पियर का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो. ठीक है. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है जब ये सारी रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कनेक्ट 2 cells in the circuit and note the respective readings of the ammeter and voltmeter for the values of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire. अब जब यहाँ की रीडिंग आपने कंप्लीट कर दी, यहाँ की और यहाँ की, जब आपकी ये रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, तब आपने क्या करना है? तब आपने एक सेल को बदल के 2 कर देना.
जब 2 सेल हो गए आपके पास, तब ये जो एमीटर है उसकी रीडिंग बदल जाएगी, जो वोल्ट मीटर उसकी भी रीडिंग बदल जाएगी, और V अपॉन आई आपको चेक करना है कि भाई V अपॉन आई क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ऐसी क्या करना है बच्चों, अब 2 सेल हो गए हमारे, इसके बाद तीसरा सेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि repeat the above steps using 3 cells and then 4 cells in the circuit separately। तो जब 3 सेल के साथ करोगे तो फिर दोबारा से रीडिंग से लगाएंगे, तो फिर ये टेबल फिल करनी है ना। और इसी तरीके से जब 4 के साथ करोगे तो फिर अलग से रीडिंग्स आएंगी। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज दैट कि ये जो V अपॉन आई है ये ऑलवेज सेम आ रहा है, यानी कि जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का वो हमेशा सेम आ रहा है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ये देखो, ये जो ग्राफ है ये इन्होंने प्लॉट कर, तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन हमें मिल रही है वो एकदम सीधी लाइन है। और सीधी लाइन का क्या मतलब है, सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि V अपॉन आई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सीधी लाइन का क्या मतलब है कि V अपॉन आई कॉन्स्टेंट। देखिए पढ़िए, आगे लिखा है इन दिस एक्टिविटी you will find that approximately the same value for V upon I is obtained in each case. Thus, the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph. As shown in the figure 12.3, thus V upon I is a constant ratio. ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में ये रिलेशन है, तो इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, और ये जो ओम्स लॉ है ये क्या है, देखिए इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम 1787 to 1854 found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals। तो इन्होंने सबसे पहले एक रिलेशन डेवलप किया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल, क्या था देखिए आगे दे रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। तो ये ओम्स लॉ है। ठीक है, तो इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको ये कॉपी करना है और इसे जितना जल्दी हो सके लर्न कर लेना है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है, आगे लिखा है provided its temperature remains the same and this is called Ohm's law। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, तो ये एज इट इज आपको याद करें। तो ये तो हो गया वर्ड्स में, और अब हम बात करेंगे कि अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हैं ओम्स लॉ को, तो आप लिख सकते हैं इन अदर्स वर्ड इन अदर वर्ड्स V proportional to
आई, और V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये है R, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इस तरीके से V इज इक्वल टू आई आर। ये हमारा एक की फॉर्मूला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे रेक्टेंगल में डालना हूँ, और इसे भी आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लर्न कर लेना है। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे देखिए, आगे लिखा है इन इक्वेशन 12.4, यानी कि V is directly proportional to I. R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. तो R जो है वो कहलाती है रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे लिखा है it is the property of a conductor to resist the flow of charges. और ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो चार्जेस के फ्लो को रजिस्ट करे। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन का काम होता है मूवमेंट को रोकना, कम करना, स्लो डाउन करना, वैसे ही रेजिस्टेंस का काम होता है चार्जेस को मूव ना होने देना या उनको स्लो कर देना। ठीक है, थ्रू इट, एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। किसकी? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, ये भी याद करने वाली चीज है, तो इसको भी मैं रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ इसके लिए, जिससे कि आपको याद रहे कि इट्स एसआई यूनिट इज ओम। किसकी? रेजिस्टेंस की, आर की। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे है रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओम। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, ओम नहीं, इसको बोलते हैं आई थिंक, एक मिनट बताता हूँ क्या है बोलते हैं इसे, याद नहीं आ रहा अभी, चलो जब याद आएगा बता दूंगा। ठीक है, दिस इज अ ग्रीक लेटर, बस अभी के लिए फिलहाल ये मान लो कि इस तरीके से हम इसे बनाएंगे, और दिस इज अ सिंबल यूज फॉर ओम। ठीक है, तो जब भी हमें ओम लिखना होगा तो हम, जैसे मान लीजिए 2 ओम लिखना है तो आप लिखेंगे 2 और एक इस तरीके का सिंबल बना। ठीक है, तो ग्रीक लेटर है ये, क्या नाम है इसका अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो जो आर है वो है बी इजिकल टू आर इजिकल टू बी अपॉन। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, और वो फॉर्मूला था v इजिकल टू आई आर। अगर v इजिकल टू आई आर है तो इसी फॉर्मूले से अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो वो ऑटोमेटिकली v अपॉन आई हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप i की वैल्यू निकालोगे तो वो v अपॉन आर हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेन फॉर्मूला है वो मैंने आपको बोला था कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। ओके, आगे लिखा है बच्चों, if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1। तो ये देखो दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई है, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये भी आपको याद करनी होगी, और ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर सॉरी 1 एम्पियर नहीं, 1 ओम की। क्या है? if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। ठीक है, यहाँ तक। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसे याद कर दो। क्लियर हो गया? ओके, और इसको अगर हम सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू
1 volt divided by 1 ampere. Also from equation 12.5 we get I is equal to V upon R, वो हम already discuss कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे लिखा है कि it is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो करंट है थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स halved. In many practical cases it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. And we will now study about electrical resistance of a conductor with the help of following activity. ठीक है, तो अब एक एक्टिविटी करेंगे और ये जो ग्रीक लेटर है जो हम ओम के लिए यूज करते हैं इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने पहले भी ओमेगा बताया था लेकिन आई वाज नॉट श्योर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट नाउ इट इज क्लियर दिस इज ओमेगा, ओके। चलिए आगे करते हैं। आगे है बच्चों, क्या लिखा है आगे लिखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, तो एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 12.2 इसमें लिखा है टेक अ निक्रोम वायर, एक निक्रोम वायर लेना है, वायर, अ टॉर्च बल्ब, a 10 watt bulb and an ammeter 0 to 5 ampere range, a plug key and some connecting wires, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड है। आगे लिखा है set up the circuit by connecting 4 drive cells of 1.5 volt each in series with the ammeter, leaving a gap xy in the circuit as shown in the figure 12.4. तो जैसे ये सर्किट इन्होंने बनाई है इस तरीके की एक सर्किट आपको बनानी है, और जब ये सर्किट बनाएंगे तो इसमें ये जो गैप है इसे आपने छोड़ देना है, यानी कि ये सर्किट अभी पूरा नहीं है। तो जब हम यहाँ पे एक्स और वाई को किसी डिवाइस के साथ, निक्रोम वायर के साथ, बल्ब के साथ जब कनेक्ट करेंगे तभी ये सर्किट पूरा होगा, ठीक है। तो अभी ये पूरा सर्किट नहीं है, क्लियर हो गया, ओके। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap xy, ठीक है। तो जो गैप है उसमें हमें निक्रोम वायर लगाना है और सर्किट को पूरा कर देना है। प्लग द की एंड नोट डाउन द ammeter reading. Take out the key from the plug and note, always take out the key from the plug after measuring the current through the circuit, ठीक है। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। आगे लिखा है रिप्लेस द निक्रोम वायर विद द टॉर्च बल्ब इन द सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ द एमीटर। अब आपने निक्रोम वायर को हटा दिया, बल्ब को लगा दिया, उसके बाद दोबारा रीडिंग चेक की कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। Now repeat the above setup with the 10 watt bulb in the gap xy. Are the ammeter reading different
for different components connected in the gap XY. तो obviously बात है yes. What do the above observations indicate? ये कि भाई resistance जो है that is inversely proportional to the electric current. And you may repeat this activity by keeping any material component in the gap and observe the ammeter reading. In each case, analyze the observation. और उसके बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आपने एनालाइज करना और आप देखेंगे कि जैसे ही आप हाई रेजिस्टेंस की चीजें कनेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट आपका कम हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे लिखा है बच्चों, इन दिस एक्टिविटी we observe that the current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the other resist the flow. मतलब कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं, यानी कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि दूसरी तरफ कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देते, यानी कि वो अच्छे कंडक्टर नहीं, उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? आगे लिखा है वी नो दैट नोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हालांकि ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही करंट जनरेट होता है। The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. हालांकि वो भी पूरी तरीके से फ्री नहीं है, but फिर भी the motion of electrons to a conductor is retarded by its resistance. जो मोशन है उसको रिटार्डेड किया जाता है, यानी उनको कम कर दिया जाता है, किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called resistor. A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. An insulator of the same size offers even higher resistance. तो जो इंसुलेटर्स हैं वो हायर रेजिस्टेंस वाले मटेरियल हैं और जो कंडक्टर हैं वो लोअर रेजिस्टेंस वाले मटेरियल। अब बात करते हैं कि जो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द whether some material is better conductor or worse conductor। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की, फैक्टर्स on which the resistance of a conductor depends। तो उसके लिए वापस से एक एक्टिविटी है, करके देखते हैं क्या है। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये है 12.3 और इसमें जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एक सेटअप दे रखा है हमें, लिखा है complete an electric circuit consisting of a cell, an ammeter, and a chrome wire of length L, say marked 1, and a plug key as shown in the figure 12.5। तो जैसे दे ही रखा है 12.5 में, उस तरीके का एक आपने सर्किट लेना है, एक ऐसा सेटअप बनाना। और ये सेटअप बनाने के बाद क्या करना है, देखिए ये सेटअप बनाने के बाद सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि नाउ प्लग द की
यानी कि ऑन करना है, स्विच ऑन करना है, एंड नोट द करंट इन दी एमीटर, और उसके बाद एमीटर में करंट चेक करना है। Replace the nichrome wire by another nichrome wire of the same thickness but twice the length, that is 12, mark 2 in the figure 12.5। ठीक है, तो हमने क्या किया, मतलब सेम ही कंडक्टर है लेकिन उसकी लेंथ को डबल कर दिया। नोट द एमीटर रीडिंग, और अब दोबारा से रीडिंग नोट करनी है। इसके बाद क्या करना है, नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर nichrome वायर ऑफ द सेम लेंथ L, मार्क्ड 3, और उसके बाद क्या करना है कि लेंथ तो सेम रखनी है लेकिन उसकी थिकनेस डबल कर देंगे। थिकर वायर हैज अ लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट, और उसके बाद दोबारा से हमें करंट मेजर करना है सर्किट के थ्रू। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंस्टेड of taking a nichrome wire, connect a copper wire marked 4 in figure 12.5 in the circuit, and let the wire be of the same length and same area of cross section as that of the first nichrome wire, marked 1. Note the value of the current, और उसके बाद करंट की जो वैल्यू है वो चेक करें। तो notice the difference in the current in all cases. Does the current depend on the length of the conductor? Yes. Does the current depend on the area of cross section of the wire? Yes. ठीक है, अब कैसे डिपेंड करता है वो हम आगे के सेक्शन में पढ़ लेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि it is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो R है यानी कि जो रेजिस्टेंस है that is directly proportional to L। ठीक है, यानी कि ये क्या कहते हैं, अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट, द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर of the same material and of the same length is used in the circuit। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो R है that is inversely proportional to the area of cross section। ठीक है, आगे देखते हैं। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, यानी कि जो R है दैट इज रो एंड L अपॉन A। ये जो रो है दैट इज रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, ओके। अच्छा आगे देखते हैं, तो आगे क्या लिखा है, on applying Ohm's law, equation 12.5 and 12.7, we observe that। देखिए क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ये लिखा है resistance of the conductor depends I, number 1 on its length and number 2 on its area of cross section and number 3 on the nature of its material। ठीक है, तो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहली कौन सी चीज है, पहली चीज है
ऑन इट्स लेंथ, दूसरी कौन सी चीज है ऑन इट्स एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरी कौन सी चीज है ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तीन चीजों पे जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे लिखा है size measurements have shown that the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length L and inversely proportional to the area of cross section area. ठीक है, तो जो R है that is proportional to L and R is inversely proportional to A. इस तरीके से R इजिकल R जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन A के, और R इजिकल टू रो L अपॉन A। तो ये आ गया हमारा वो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है where rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity। ठीक है, तो ये जो रो है ये क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो रो है, ठीक है, पी जैसा बनता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। द एसआई यूनिट of resistivity is ohm meter and it is a characteristic property of the material। तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यानी कि मेटल टू मेटल या कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करेगी। एंड द मेटल्स एंड एलॉयज have very low resistivity in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter, and they are good conductors of electricity. Insulators like rubber and glass have resistivity of the order of 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter. Both resistance and resistivity of a material vary with temperature। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी जो है वो दोनों ही वेरी करेगी टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही चेंज होंगी। इसके बाद एक टेबल दे रखी है, तो टेबल में क्या है देखो, टेबल में लिखा हुआ है टेबल 12.2 reveals that the resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals. Alloys do not oxidize, यानी कि burn readily at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulb, where copper and aluminum are generally used for electrical transmission lines। ठीक है, तो ये हो गया एलॉयज का, और इसके बाद ये टेबल थोड़ी सी स्टडी करते हैं। तो टेबल में देखते हैं क्या है। तो इस टेबल में हमें कई सारे मटेरियल्स दे रखे हैं और उनकी सबकी रेजिस्टिविटी हमें दे रखी है। कंडक्टर्स हैं, अलॉयज हैं, इंसुलेटर्स हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेबल में नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, इसीलिए सिल्वर के बाद कॉपर। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो नॉर्मली कॉपर की होती है, क्योंकि कॉपर और सिल्वर में
थोड़ा सा डिफरेंस है अगर हम रजिस्टिविटी के बेसिस पे चेक करें, लेकिन अगर प्राइस के बेसिस पे चेक करें तो काफी डिफरेंस है। तो इसलिए सिल्वर को नहीं, कॉपर को ही प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक एग्जांपल दे रखा है, तो एग्जांपल को हम नॉर्मली डिस्कस करते नहीं कि वहाँ तो क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, बट फिर भी अगर किसी क्वेश्चन एग्जांपल को आप चाहें कि भाई मैं डिस्कस करूं, तो वो फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो फिर मैं वो एग्जांपल पर्टिकुलरली आपके लिए डिस्कस कर दूँ। हाँ, क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो वो तो अभी हमने किया है, ठीक है ना। तो एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2 है will current flow more easily through a thick wire or thin wire। तो थिक वायर में करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट आसानी से हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा थिक वायर। उसके बाद लिखा है व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स ऑफ, हाँ तो ये इसका यही हो जाएगा कि थिक वायर में आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? तो करंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि V जो है that is directly proportional to I, ohms law। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure material। तो उसकी वजह है वही कि उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उनका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। और लास्ट क्वेश्चन है use the data in table 12.2 to answer the following: which among iron and mercury is better conductor and which material is best conductor। तो बेस्ट में तो सिल्वर है, क्योंकि वो मैंने आपको दिखाया था कि सबसे ऊपर है, वो सबसे कम उसकी रेजिस्टिविटी है। और रही बात मर्करी और आयरन की, तो एक बार टेबल दोबारा देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं तो मर्करी क्या है और आयरन क्या है। तो आप देखिए, तो आयरन, देखिए आप आयरन जो है वो ऊपर है टेबल में, आयरन ऊपर है और मर्करी नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, और दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑन दिस टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू improve that thing और sort out the problem। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।